मैं शिवी शर्मा आज अपने चैनल टीजीटी पीजीटी बाय शिवी शर्मा में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट अजंता के चित्रों का चित्रण करूंगी, जिसके माध्यम से आपको कुछ ट्रिक बताए जाएंगे जिससे आपको अजंता के सभी चित्रों को याद कराया जाएगा। और साथ साथ अजंता के कुछ ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जो कि आपके टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। आइए देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी एंड डीएसएसबी आर्ट क्लासेस इन राजस्थान में शुरू हो चुकी हैं। जूम क्लासेस पे ऑनलाइन क्लासेस हैं ये आपके, और आप देख ही रहे हैं कि 7 दिन का डेमो दिया गया है। साथ साथ आपको ये आपका डेमो 7 नवंबर से शुरू है और 20 नवंबर तक दिया जाएगा। ओनली 20 नवंबर तक, ठीक है। फ्री क्लासेस दी जाएंगी आप सभी को, और 21 तारीख से आपका न्यू ग्रुप अपलोड हो जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ और प्लस आपको सभी प्रकार के नोट्स दिए जाएंगे और वीकली टेस्ट भी होगा हमारे टीजीटी पीजीटी क्लास बाय शिवी शर्मा टेलीग्राम ग्रुप में। ये देखिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी लिखा हुआ है मैंने। चलिए, अब इसमें आपको बताते हैं कि इस क्लास की टाइमिंग क्या क्या है। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं उनकी टाइमिंग है 2 बजे से दोपहर के 2 बजे से 3:30 बजे तक। और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 9:45 तक। चलिए, और आपको अब मैं टॉपिक बता देती हूँ कि टीजीटी की क्लास में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। भारतीय कला, कला एवं तत्व व मध्यकाल, शैलियाँ, आधुनिक कलाकार, स्थापत्य, सौंदर्य शास्त्र, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, ग्राफिक और खेल और भारत के पुरस्कार। चलिए, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको अजंता के बारे में बताते हैं। चलिए देखिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने सबसे पहले अजंता गुफा की स्थिति बताई है। अब देखिए, अजंता गुफा को हम 5 कदमों में याद करेंगे। पहला कदम, आप महाराष्ट्र में खड़े हैं। मान लीजिए हम महाराष्ट्र में खड़े हैं और महाराष्ट्र से हम औरंगाबाद गए। अब जब हम इतनी दूर तक चले हैं तो हम बहुत ही प्यासे हो गए हैं, बहुत थक गए हैं। तो हमने क्या किया, जल पिया। तो जलगांव स्टेशन पहुंच गए हम। उसके बाद हम 61 किलोमीटर चले और फरदापुर पहुंच गए। अब जब हम जल पी लेते हैं तो हमारे अंदर फटाफट ताकत आ जाती है और बहुत तेज चले, तो फटाफट मतलब फरदापुर। उसके बाद हमने 2 किलोमीटर यात्रा तय की और अजिष्ठा गांव पहुंच गए, और उसके बाद 7.6 किलोमीटर दूरी तय की, अजंता पहुंच गए। अब जब हम अजंता पहुंच गए हैं तो अजंता एक आप मंदिर के स्थान पर रवानते हैं। एक चैत्य गुफाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें पूजा गृह कहा जाता है और थुआ भी कहा जाता है। अब देखिए, जब हम मंदिर पहुंच गए तो मंदिर पहुंचने में हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए सबसे पहले नहाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम किस नदी में नहाएंगे, बागोरा नदी में। और बागोरा नदी किस पर्वत के पास है, सतपुड़ा पर्वतमाला के पास है। और जब हम सुबह से, देखिए महाराष्ट्र है तो हम सुबह से चले हैं तो हमें शाम हो गई है, तो चंद्रमा, रात को चंद्रमा आ जाते हैं, तो अर्धचंद्राकार में यह नदी प्राप्त है। अब देखिए, अजंता की जो किस गज में फैली हुई है। देखिए, अगर सारे बताए गए हैं आपको, 75 मीटर, 250 फीट ऊंचे स्थान पर 600 गज में फैली हुई है अजंता। आइए, अब इसके आगे हम नामकरण पढ़ेंगे। देखिए, अजंता के नामकरण को मैंने 3 भागों में बांट दिया है ताकि ईजिली आपको याद हो जाए। सबसे पहले हम महामयूरी ग्रंथ, जो कि भारत भवन वाराणसी में संग्रहित है, जिसे हम अजित जय भी कहते हैं। दूसरा, अजिष्ठा नामक गांव से पाया गया। और तीसरा, या मैत्रेय बुद्ध। मैंने या मैत्रेय या नहीं ऐड किया है, आप ऐड कर लीजिएगा कि या मैत्रेय बुद्ध। या मैत्रेय बुद्ध का मतलब होता है भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध, जिन्हें अजीत भी कहा जाता है। चलिए, हमने पढ़ लिया अजंता की स्थिति और अजंता के नामकरण। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि टीजीटी में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए, अजंता की 30 गुफाएं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बनी हुई हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बनी हुई। 600 गज या 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से पढ़िएगा, इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गुफा 29, सबसे छोटी गुफा 8, सबसे मध्य की गुफा 16, सबसे नई गुफा 15A जो 14 और 15 के मध्य पनपी, सबसे प्राचीन गुफा 13, सबसे पहली गई खोजी गुफा 10, सबसे प्राचीन चित्र
अब ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइए, सबसे प्राचीन गुफा 13 है और सबसे प्राचीन चित्र किसमें प्राप्त हुए? गुफा संख्या 9 और 10 में। अब देखिए, सबसे बाद का चित्रण 1 और 2 में प्राप्त हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अजंता की चित्रण पद्धति कैसी होती है, माध्यम किस तरीके से वहाँ पे चित्रण किया जाता था। देखिए, हमने 3 भागों में बांटा है। पहला तो बांटा है टेम्परा माध्यम, दूसरा फ्रेस्को विधि, तीसरा एनकॉस्टिंग माध्यम। अब पहला देखिए, भित्ति चित्रण का सर्वप्राचीन माध्यम, इसकी विशेषता पायस याद रखिएगा, पायस थी, और इसे हम इध, अंडे की जर्दी, ग्लिसरीन भी अन्य नाम कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेस्को विधि। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की 3 परत लगाई जाती थी। 3 परत लगा के उसके बाद उस पर चित्रण कार्य किया जाता था, जिससे कि दीवार में जो छोटे छोटे छिद्र होते थे वो ढक जाते थे और हम चित्रण बड़ी ही सरलता पूर्वक कर सकते थे। चलिए अब देखिए, आखिरी है एनकॉस्टिंग माध्यम। एनकॉस्टिंग माध्यम हम तैल रंग में मोम मिलाकर चित्रण किया करते थे। एनकॉस्टिंग माध्यम में हम तैल रंग मिलाकर चित्रण करते थे, और तैल रंग के जो संस्थापक हैं वो हैं जॉन वॉन आइक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे आपको अजंता की चित्रण पद्धति जो फ्रेस्को विधि है, मुख्य फ्रेस्को विधि है। अब फ्रेस्को विधि में आपको 2 भागों में बांटा गया है। पहला फ्रेस्को और दूसरा फ्रेस्को ब्यूनो। अब देखिए, फ्रेस्को को हम शुष्क धरातल बोलते हैं और फ्रेस्को ब्यूनो को हम गीले धरातल पर चित्रण करते हैं। अब देखिए फ्रेस्को में सर्वप्रथम चित्रण में प्रयोग किया था, इसे मिश्र पद्धति की भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे मिश्र पद्धति भी कहा गया है। अब देखिए, भारत में अजंता में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि उसका माध्यम क्या है अजंता का, तो फ्रेस्को ही सही लगाएंगे। अब आगे देखिए, इसका प्रयोग किया गया है, इसे अजंता विधि भी कहा जाता है। अजंता विधि भी कहा जाता है, फ्रेस्को अजंता विधि भी कहा जाता है। अब देखिए फ्रेस्को ब्यूनो, सर्वप्रथम प्रयोग इटली में हुआ था। फ्रेस्को ब्यूनो का प्रयोग सर्वप्रथम इटली में हुआ था, इसे इटालियन पद्धति भी कहा गया है। भारत में इसका प्रयोग जयपुर शैली में हुआ है, अतः इसे जयपुरी अराइस विधि भी कहा जाता है। जयपुर अराइस विधि याद रखिएगा, ये आपका टीजीटी में पूछा गया है। जयपुर अराइस विधि किसे कहा जाता है? फ्रेस्को ब्यूनो को। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि प्रयोग होने वाले तत्व, किन तत्वों को प्रयोग करके हम चित्रण विधि प्रारंभ करते थे। देखिए, धान की भूसी, महीन बालू, मिट्टी, गोबर, गोंद, बारीक बाजरी आदि को अलसी के तेल में भिगोकर सड़ा दिया जाता है और लेपन कर चित्रकारी की जाती थी। चलिए अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं गुफा संख्या से। गुफा संख्या में कितनी प्राप्त हुई है? 30 गुफाएं, ये आप सभी को पता है। पहले 29 गुफा मिली थी, बाद में गुफा संख्या 15 खोजी गई। ठीक है, जो कि 14 और 15 के बीच में प्राप्त है। इस प्रकार कुल 30 गुफाओं ही हो गई हैं। अब देखिए 30 गुफाओं को हमने 5 भागों में बांटा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए पहला तो 5 चैत्य गुफाएं जो है वो 9, 10, 19, 26, 30 है। उसके बाद 6 गुफा जो है, गुफा संख्या 6 हीनयान थी, और 18 से 13 तक 6 गुफाएं जो है वो 18 से 13 तक हीनयान कही जाती हैं। और गुफा संख्या 9 हीनयान या महायान दोनों में आती है। और गुफा संख्या 24 महायान थी, और गुफा संख्या 25 आपकी बिहार गुफा थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अजंता के चित्रों के रंग पढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने एक पॉइंट फ्रेस्को का मिस हो गया, तो इसमें ऐड कर दिया है। ध्यान दीजिएगा कि फ्रेस्को में वैक्स वार्निश का प्रयोग किया जाता है, उसको कंप्लीट करने के लिए वार्निश का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अजंता के भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का ही प्रयोग हुआ है। इसे प्राकृतिक रंग भी कहते हैं, और इसका दूसरे में आप प्राकृतिक गोंद मिलाकर किया जाता है खनिज रंग तैयार। चलिए अब हम रंगों के माध्यम पढ़ते हैं। अब देखिए, सफ़ेद रंग हमें चूना व खड़िया से प्राप्त हुए, लाल तथा भूरा रंग गेरू रंग से, पीला सखिया की भस्म से, नीला रंग लेपिस लाजुली पत्थर से, जिसे अल्टावरीन ब्लू कहते हैं। और ये इसकी प्राप्त कहाँ से हुआ है? ईरान से। सभी लोग ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये पीजीटी में पूछा गया है। ईरान से, अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। आखिरी है आपका हरा रंग, टेरावट पत्थर से प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं बौद्ध कला के बारे में, जो कि हमारे एक इतिहासकार हैं प्रसिद्ध लामा तारानाथ जी, जो कि तिब्बती इतिहासकार हैं। ये देखिए कई बार ये पूछा गया है हमारे। एक मिनट रुकिए आप सभी।
चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, बाई मिस्टेक टच हो गया था। चलिए, बौद्ध कला, लामा तारा नाथ तिब्बती इतिहासकार हैं हमारे। देखिए इन्होंने 3 भागों में 3 शैलियाँ हमें दी। पहली देखिए देव शैली, दूसरी यक्ष शैली, तीसरी नागर शैली। अब देखिए देव शैली में इसके संस्थापक हैं बिंबसार, मुख्य केंद्र है मगध और 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में विकसित हुई और इसके अंतर्गत अजंता गुफा आती है। नेक्स्ट है यक्ष शैली, अशोक के समय विकास किया गया। मारवाड़ इनका केंद्र था जो राजपूताना शैली में पाई जाती हैं। 7वीं शताब्दी में विकास हुआ और चित्रकार थे श्रृंगधर। नागर शैली में आपको नागार्जुन ने किया था। 3वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। केंद्र इनका बंगाल था और चित्रकार धीमान विद्वान लामा तारानाथ ने इसे पाल शैली कहा। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं गुफाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज मुझे आपको कंप्लीट करना है। देखिए गुफा संख्या 1 में देखिए सबसे पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे कि एक नायक है विजय जो कि काली राजकुमारी के साथ नंद व सुंदरी का नृत्य देखने बैर श्रावस्ती पहुंचा। अब इसके चित्र याद करेंगे इसी माध्यम से। आप सिर्फ ये ट्रिक की एक लाइन याद करेंगे और आपके सारे चित्र याद हो जाएंगे सातों के साथ। देखिए पहला चित्र है मार विजय, दूसरा काली राजकुमारी, तीसरा नंद व सुंदरी की कथा, चौथा नंद की दीक्षा, पांचवा नित्य वादन, छठा 2 बैलों की लड़ाई और 7वां श्रावस्ती की चमत्कार। अब देखिए ट्रिक नंबर दूसरा, गुफा संख्या 1 का ही ये ट्रिक है। जनक नंबर 1 पर आकर सींचपाल बने। अब इसी से हम 4 चित्र बनाएंगे। जनक से महाजनक जातक, शी से शिवी जातक और चा से चंपेय जातक और पाल से शंखपाल जातक। चलिए अब हम गुफा संख्या 2 पढ़ेंगे। गुफा संख्या 2 में सबसे पहले मैं आपको कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं। देखिए सहज बुद्ध मतलब हजार, सहज मतलब आप समझ लीजिए कि हजार होता है। तो हजार बुद्ध एक आंगन में खड़े थे, ठीक है, और वहाँ पे एक राजकुमारी थी माया देवी नाम की जो कि झूला झूल रही थी। तो जो झूला झूल रही थी राजकुमारी, तो उनमें से जो सहज हजार जो बुद्ध थे उनमें से एक नायक थे बुद्ध जिनको माया देवी से प्रेम हो जाता है। तो उनको प्रेम हो जाता है तो उसके बाद उनके विवाह के लिए पंडित को बुलाया जाता है, विदुर पंडित को। पर उनकी शादी में कई बाधाएं आ जाती हैं। क्यों, क्या कारण होता है बाधा का? कि माया देवी के जो बायां अंगूठा है, बाएं अंगूठे हैं वो दो बाएं अंगूठे थे उनके हाथ में, बाएं हाथ में। तो किसी प्रकार उनकी शादी करा दी जाती है। परंतु कुछ समय बाद माया देवी को एक स्वप्न आता है कि बुद्ध जी का जन्म होने वाला है। और जन्म किस लिए होना चाहता है? किसी ना किसी कारण हर किसी का जन्म होता है। अब देखिए बुद्ध जी का जन्म एक तूषित नामक राक्षस था जिसका सर्वनाश करने के लिए उनका जन्म हुआ था। अब ये स्टोरी मैंने बता दी। अब आप चित्र देखिए, चित्र अब आसानी से आपको याद हो जाएंगे। पहला चित्र है सहज बुद्ध, दूसरा है झूला झूलती राजकुमारी, तीसरा है पूर्णक इंद्रावती की प्रेम कथा, विदुर पंडित जातक की कथा, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, दूषित स्वर्ग और सर्वनाश। इजी। अब देखिए गुफा संख्या 2 का दूसरा ट्रिक। आप सिर्फ आपको जब किसी से गलती हो जाती है तो आप क्षमा मांगते हैं, तो सिर्फ आपको ट्रिक में याद करना है कि क्षमा जो कि जातक चित्रों से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें 2 चित्र मिले हैं, शांतिवादक जातक और महाहंस जातक, ठीक है। चलिए अब गुफा संख्या 9 में पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप ट्रिक को देखिए कि गुफा संख्या 9 में सबसे पहले आप जानिए कि एक बड़ा सा खेत है जहाँ पर एक मंदिर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चैत्य को ही हम स्तूप कहते हैं और स्तूप को ही हम धुआ कहते हैं और पूजा गृह कहते हैं। तो स्तूप एक बड़े से खेत में मध्य में स्थित है और वहाँ पे नाग है और एक चरवाहा है जो अपने पशुओं को चराने के लिए वहाँ पर लाया है। तो बस उसी पे ही एक ट्रिक बनाया है कि स्तूप पर नाग है, पशुओं को खदेड़ो। चलिए अब इससे हम चित्र देखते हैं। पहला चित्र है स्तूप पूजा, दूसरा है नाग पुरुष, तीसरा है पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। ये आपके हो गई गुफा संख्या 9 के चित्र। अब हम गुफा संख्या 10 के चित्र पढ़ेंगे। 10 के चित्र पढ़ने से पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे। देखिए पहले ज़माने में जो राजकुमार राजा महाराजा थे वो जब अपना जुलूस वगैरह निकलवाते थे या कभी कहीं किसी के यहाँ जाते थे तो वो हाथी व ऊँट पे बैठ के जाते थे, वाहन होते थे उनके, और अधिकतर जलूस निकाले जाते थे उनके। तो जब भी हम कभी जलूस देखते हैं तो हमारे घर के सामने से ही तो निकलता है जुलूस। तो उसी से एक ट्रिक बना है कि 6 हाथियों का जुलूस सामने से निकला, 6 हाथियों का जुलूस सामने से निकला। आइए अब इनके चित्र पढ़ेंगे गुफा संख्या 10 के। 6 से बन गया आपका छंदक जातक, 6 से बन गया आपका छंदक जातक और जलूस का पूरा जलूस उतर जाएगा और सामने में सिर्फ आप साम लेंगे और साम जातक चित्र बन जाएगा।
चलिए अब हम गुफा संख्या 16, इससे पहले हम गुफा संख्या 16 पढ़ें उससे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी जानेंगे गुफा संख्या 16 में हुआ क्या था। अब देखिए, पहले हमने गुफा संख्या आपको 2 बताई थी माया देवी के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से गुफा संख्या 16 में भी एक स्टोरी है। देखिए, सबसे पहले गुफा संख्या 16 में जो माया देवी नायिका हैं वो गर्भवती होती हैं। अधिकतर आप सभी को पता है कि जो लेडीज़ें गर्भवती होती हैं उनको अनेक अनेक प्रकार के सपने आते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो इसी प्रकार से माया देवी को भी एक स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि बुद्ध जी का जन्म होने वाला है। आपको पहले बताया गया है गुफा संख्या 2 में। इसी प्रकार से जब बुद्ध जी का जन्म हो जाता है तो वो अपने छोटे छोटे पगों से चलने लगते हैं, और जब वो चलने लगते हैं तो चलते चलते वो बड़े हो जाते हैं, और जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे पाठशाला में डाल दिया जाता है। अब आप इस तरीके से याद करिए कि बुद्ध की जो पाठशाला थी वहाँ पे एक गुरु थे, उनका नाम था नंद। तो उन्होंने नंद जी से दीक्षा ली, मतलब शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद वह जब शिक्षित हो गए तो वो वन में यात्रा करने के लिए चले गए। और जब वो वन में गए तो उन्होंने एक 4 दृश्य देखे अलग अलग तरीके से, कोई वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति है, इस तरीके से चित्र देखे। उस वजह से उनको बहुत ही दुख हुआ, वो बदलाव करना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने अपना क्या किया, गृह त्याग कर लिया। परंतु गृह त्याग करने के पश्चात ही उनकी जो वाइफ थी राजकुमारी जी, उनका देहांत हो गया, उनके शोक में देहांत हो गया। उसके बाद जब उनका देहांत हो गया तो जब किसी के आगे आगे पीछे कोई नहीं रहता, जब मणासन राजकुमारी जी का मृत्यु हो गई तो जो बुद्ध जी थे, तो बुद्ध जी एक भिक्षुक तरह रहने लगे, एक सन्यासी की तरह रहने लगे। अब जब जो सन्यासी की तरह रहने लगा, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, तो वो आज़ाद हो जाता है, फ्री हो जाता है बिल्कुल, कि आगे पीछे हमारे कोई नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से ट्रिक है। चलिए, अब मैंने स्टोरी बता दी, अब मैं आपको चित्र याद कराती हूँ। देखिए, गुफा संख्या 16 का पहला चित्र है माया देवी का गर्भधारण, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध के 7 पग चलने, जैसे मैंने बताया छोटे छोटे पगों से, वही 7 पग चलने की कथा। फिर बुद्ध जी को पाठशाला में डाला गया, नंद की दीक्षा, बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, वन में गए जब उन्होंने 4 दृश्य देखा। उसके बाद वो दुखी हो गए और उन्होंने गृह त्याग कर दिया, बुद्ध का गृह त्याग। उसके बाद उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई, मरणासन राजकुमारी, और बुद्ध जी सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे उनकी मृत्यु के पश्चात। उसके बाद वह आजाद हो गए, तो अजात शत्रु से भेंट। अब चलिए, गुफा संख्या 16 में ही हम जातक चित्रों को याद करेंगे। सिर्फ आप ये याद रखिए कि अजंता में केवल हम हैं, ट्रिक है ये, अजंता में केवल हम हैं, ये याद रखिए। तो हम से आपके 2 चित्र बनेंगे, पहला चित्र बनेगा हस्ती जातक और दूसरा चित्र बनेगा महाउमंग जातक। देखिए, ठीक है। चलिए, अब हम सबसे लास्ट पढ़ते हैं गुफा संख्या 17। इसके सबसे पहले हम ट्रिक जान लेते हैं। जब एक माँ होती है, जब वो कहानी वगैरह सुनाती हैं तो अधिकतर वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और इंटरेस्ट से सुनाती हैं, ताकि बच्चा जल्दी ही सो जाए। उसी प्रकार से एक माँ अपने बेटे राहुल को कहानी सुना रही हैं मुस्कुराते हुए। चलिए देखते हैं ट्रिक। देखिए, माँ बैसाखी में राहुल को हंस कपि मृग सिंह की कहानी सुनाकर हंसती हैं। फिर से देखिए, माँ बैसाखी में राहुल को हंस कपि मृग सिंह की कहानी सुनाकर हंसती हैं। ठीक है, चलिए अब इससे चित्र बनाते हैं। आप सभी को पता है कि माँ को संस्कृत में मात्र बोलते हैं, तो मात्र पोषक जातक, बेसांतर जातक, राहुल समर्पण, महाहंस जातक, महाकपि जातक, मृग जातक, सिहलावदान की कथा और हस्ती जातक। चलिए, आज हमने आपको इस वीडियो में अजंता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए, जिसके माध्यम से आपको अजंता कंप्लीट कराई। सिर्फ आपकी खोज व प्रतिलिपियां बची हैं, जिनको आपको अगली वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। पर ये वीडियो सिर्फ आपको इसलिए दी गई है ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए कि हमारी ऑनलाइन क्लास में आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी के सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैं फिर से दिखा रही हूँ कि दीप सर का नंबर लिखा है। उस नंबर पे आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे और उन्हें अपना नाम और अपना प्लेस बताएं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें आपको डेली लिंक मिलेगा लाइव क्लास का, जो कि 7 नवंबर से 20 नवंबर तक फ्री है बिल्कुल, और 21 नंबर से आपका पेड ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। जल्द से जल्द एडमिशन कराएं, लिमिटेड सीट है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।